नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर देहरादून से है, जहां कृषि और कृषक कल्याण विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें, आयोजित में कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही किसानों को संबोधित भी किया। तो वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कृषि मंत्री जी बता रहे थे, हमने इसके बारे में कृषि मंत्री भारत सरकार को भी बहुत भली भांति अवगत कराया कि कीवी के क्षेत्र में किस प्रकार से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है और बंदरों की जो समस्या है वो बंदरों की समस्या भी कीवी के उत्पादन में हमको नहीं होती है। भारत सरकार ने भी हमको पूरा हर दृष्टि से सहयोग का आश्वासन दिया है और जितने भी हमारे राज्य ने योजनाएं, जितने प्रस्ताव उनके समक्ष रखे, उन्होंने 100% सभी जो हमारे सुझाव थे, जो हमारे जरूरतें थी, उन सभी पर स्वीकृति प्रदान की है। मैं कृषि मंत्री भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी बहुत हमारे कृषक भाइयों की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के सभी नागरिकों की ओर से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज बाजार में कीवी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारी सरकार ने राज्य में कीवी नीति लागू की है। कीवी को हमने एक मिशन के रूप में लिया है और बड़ा अच्छा था। अभी बीच में हमारे वहाँ बागेश्वर के लीती और सामा क्षेत्र से कीवी भी लेकर आए थे मेरे लिए, तो उनको आप सब भी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कीवी। मैं समझता हूँ कि देश में अगर सबसे अच्छी कीवियों में से एक अच्छा उत्पादन की संभावना है तो वो क्षेत्र भी हमारा जो है, उस क्षेत्र में हमारे देश के अग्रणी क्षेत्रों में से एक क्षेत्र होगा। वहाँ बहुत संभावनाएं हैं। इसी नीति के अंतर्गत अब आगामी 6 वर्षों में हम कई करोड़ रुपए की लागत से राज्य की जो 3500 हेक्टेयर भूमि है, इस पर कीवी उत्पादन को हम प्रोत्साहित करने की योजना पर काम कर रहे हैं। ये हमारी आगे के कार्यक्रमों में शामिल है। इस योजना से जहां एक और लगभग 9000 किसान भाई बहनों को सीधे प्रत्यक्ष इसका लाभ मिलने वाला है, वहीं राज्य में 14000 मीट्रिक टन वार्षिक कीवी उत्पादन भी हो सकेगा। एक रिकॉर्ड कीवी का उत्पादन हमारे यहाँ होगा। इसी प्रकार भाइयों बहनों, ड्रैगन फ्रूट ये भी पोषक तत्वों से भरपूर है और आजकल बहुत सारी जगह पर डॉक्टर भी आपको सलाह देते हैं कि आप ड्रैगन फ्रूट को लीजिए, जो कई प्रकार के आपके शरीर में होने वाली जरूरतों को पूरा करता है। और हमारे राज्य के मैदानी एवं भावर क्षेत्र में इसकी खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। पोषण में लाभकारी होने के साथ साथ औषधि गुणों से भरपूर होने के कारण इसकी मांग आज वैश्विक बाजार में भी काफी तेजी से बढ़ी है। इसलिए हमने राज्य में इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 3 वर्षों में 228 एकड़ क्षेत्र में इसकी खेती को प्रोत्साहित करने की नीति बनाई है, जिसके द्वारा छोटे और मध्यम किसानों को लाभ देने के साथ ही राज्य में लगभग 350 मीट्रिक टन ड्रैगन फ्रूट उत्पादन भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, आज हमने राज्य में सेब की खेती को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए भी 144.55 करोड़ रुपए की लागत से सेब की तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना भी प्रारंभ की है। इस योजना द्वारा हमारी सरकार का प्रयास है कि 2030-31 तक राज्य में 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अति सघन सेब बागवानी से आच्छादित किया जाए। और इसके लिए हम लोग अब चूंकि पहले हमको इसके पौधों को बाहर से लाना पड़ता था, अब हम पौधों का उत्पादन भी यहीं पर करने वाले हैं। इस नीति पर भी हम काम कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 22 सीए स्टोरेज इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी, जिससे सेबों को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकेगा। जैसा गणेश जोशी जी ने बताया कि किसान भाई के घर पर गए थे तो अपने घर में पूरी तरह से उन्होंने सेब को रखा हुआ था। इस प्रकार की जो चुनौतियां, इस प्रकार की समस्याएं, उनको भविष्य में अपने उत्पादन के बाद उसका सामना न करना पड़े, हम उसके लिए नीति बना रहे हैं। और उनके जहां फल भी ताजा रखेंगे, सेब ताजे होंगे, वे किसानों को उनका बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। इसके साथ ही 1000 मीट्रिक टन उत्पादक क्षेत्र में एक सॉर्टिंग ग्राइंडिंग इकाई लगाई जाएगी, जिससे फल की गुणवत्ता के अनुसार मूल्य निर्धारण भी संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत कृषकों को
50% और कृषक समूह को 70% तक का अनुदान भी प्रदान किया जा सकेगा। पहले कीवी में हम लोगों ने मंत्रिमंडल में इस प्रस्ताव को रखा था, तो ऐसे भी सुझाव आए थे कि इसको 50% कर दिया जाए, फिर मुझे ही अधिकृत कर दिया, तो हमने कहा कि अधिकतम 70% जो है इस पर जो है हम जो है अनुदान की हम प्रावधान करेंगे और 70% का सरकार इस पर प्रावधान करेगी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां केदारनाथ धाम यात्रा व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है। आपको बता दें, यात्रा में अब तक कुल 3,13,419 श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। तो वही केदारनाथ धाम मंदिर दर्शनों हेतु टोकन के माध्यम से श्रद्धालुगण सुगम दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, केदारनाथ में तैनात पुलिस के जवान पूर्ण निष्ठा के साथ केदारनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा करवाने के लिए सेवा में तत्पर है। तो बता दें आपको, बारिश और कपकपाती ठंड में भी भक्तों का उत्साह बना हुआ है। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय केंतुरा फोन लाइन पर जुड़ गए। अभय, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है, क्या कुछ अपडेट है? तो बिल्कुल, ये आंकड़ा अकेले केदारनाथ धाम का है, जहां पर ये कह सकते हैं कि इस समय लगभग 4 लाख के करीब श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 8 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धामों में यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके दर्शन यहाँ पर हो चुके हैं, उनकी यात्रा सुगम हो चुकी है। और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि यात्रा आगे बढ़ रही है, इस यात्रा सुखद और सुरक्षित यात्रा का जो संदेश राज्य सरकार देना चाहती है, वो संदेश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश यही है राज्य सरकार की भी कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे उनकी यात्रा सरल और सुगम यहाँ पर बन सके, और उसके लिए लगातार बेहतर प्रबंध करने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और यही है कि अब तक ये कह सकते हैं कि 28 लाख से ज्यादा लोगों ने इस चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवाया है। और जिस प्रकार से रोजाना ये कह सकते हैं कि लगभग 1 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं, तो ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। और जो सुरक्षित यात्रा का संदेश राज्य सरकार देना चाहती है, वो सफल तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की अगर हम इस चारधाम यात्रा में बेहतर प्रबंधन की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से हर उस सुविधा को देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की ये चारधाम यात्रा सफल तरीके से बनाई जा सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की तैनाती यहाँ पर की जा चुकी है। जो चारधाम यात्रा मार्ग है, वहाँ पर जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई गिरावट नजर आती है तो वह डॉक्टरों का परामर्श यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से बेहतर सुरक्षा का संदेश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। हर चेकपोस्ट पर सिपाहियों की तैनाती यहाँ पर है। पुलिस की तरफ से यात्रा मार्ग हो या धाम हो, हर सेक्टर अलग अलग जोन में बांटने का काम यहाँ पर किया गया है। आईजी रैंक के अधिकारियों को नोटिस जारी बनाया ताकि रोजाना इसकी मॉनिटरिंग यहाँ पर कर सके। SDRF के जवानों का लगातार इस चारधाम यात्रा मार्गों पर उनको शिफ्ट करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अगर आपदा की घड़ी आती है, कोई भी श्रद्धालु वहां पर फंसता है, कोई दुर्घटना होती है, तो फिर जो राहत बचाव का जो काम है वो त्वरित गति से वहां पर हो सके, उसके प्रयास वहां पर किए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार अपने स्तर पर लगातार चेकिंग भी यहाँ पर कर रही है और ये यात्रियों को भरोसा दिला रही है कि अगर वो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं तो फिर वो सुरक्षित रहें, भरोसा करें, उनकी यात्रा सुरक्षित और सुगम यहाँ पर होने जा रही है। जी हाँ जी बिल्कुल। अब 20 से 22 हजार श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 20 से 22 अकेले केदारनाथ धाम में इस समय यात्रियों का आने का सिलसिला है। जो रोजाना वहां पर श्रद्धालु पहुंचे, 20 से 22 हजार की संख्या में ये श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा ये कह सकते हैं कि 20 हजार के करीब ही बद्रीनाथ धाम में रोजाना यात्रियों श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच रही है और लगभग 8 से 10 हजार के करीब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में रोजाना जो श्रद्धालु हैं वो इन धामों में पहुंच रहे हैं। ये आंकड़ा कह सकते हैं कि प्रतिदिन का लगभग 60 से 70 हजार के करीब श्रद्धालुओं के इन चारों धामों में पहुंचने का है, जहां पर वो दर्शन कर रहे हैं और वो अपनी यात्रा के लिए अगले पड़ाव पर जाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि
25 मई से उत्तराखंड के में जो सिखों का जो धार्मिक स्थल है, पवित्र जो धाम है हेमकुंड साहिब, उसके भी कपाट खुलने जा रहे हैं। उसके लिए भी बेहतर सुविधा वहां पर यात्रियों को मिल सके, उसके लिए तैयारी वहां पर की जाती है। जो रास्ते हैं, जो दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों को बनाने का काम सेना के जवान और रिजर्व के जवान वहां पर कर रहे हैं, ताकि जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे तो उनकी यात्रा भी बेहतर तरीके से हो सके। ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस समय धामी सरकार की तरफ से इस यात्रा में सुविधाएं दी जा रही है, वो आने वाले दिनों में एक मिसाल के रूप में जानी जाएगी। और उत्तराखंड की चार धाम यात्रा और विश्व के मानचित्र पर बड़ी धार्मिक यात्रा के रूप में उभरती नजर आएगी। ये चार धाम यात्रा उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तराखंड की आर्थिकी भी कुछ हद तक इस चार धाम यात्रा पर निर्भर करती है। गढ़वाल मंडल में ये कह सकते हैं कि ये चार धाम यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। लाखों की संख्या में जो परिवार है वो चार धाम यात्रा से अपनी आर्थिकी का वहन यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए इस यात्रा को और बेहतर बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, अब आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपसे जानकारी लेंगे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आगामी मानसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, पीडब्ल्यूडी प्रमुख अभियंता ने बताया है कि आगामी मानसून सीजन को देखते हुए विभाग की ओर से सभी तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है और अभी चारधाम यात्रा जारी है। इसको देखते हुए भी पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड पर है। तो प्रमुख अभियंता ने बताया कि यदि लैंडस्लाइड रास्ता बंद होने से जैसी स्थिति होती है तो उसके लिए हमने 250 जेसीबी पोकलैंड मशीनों को लगाया गया है। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया है जहां पर लैंडस्लाइड होने की ज्यादा संभावना होती है, तो वहां पर पहले से ही मशीनों को तैनात किया गया है, जिससे लैंडस्लाइड की स्थिति में जल्द से जल्द रास्ते को खोला जाए। साथ ही कुछ लैंडस्लाइड जोन का ट्रीटमेंट कार्य पूरा कर लिया गया है और कुछ का कार्य चल रहा है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अपनी सारी तैयारी कर रखी है और अभी भी जो हमारी कार्य योजना बनी है, प्रत्येक पूरे में चारधाम यात्रा को लेके नहीं, पूरे जो आने वाले मानसून जो हमारे पूरे प्रदेश में आने वाला है, उसकी जो तैयारियां हैं, उसमें हमने पूरे अपने जितने हमारे मार्ग जो हमारे ब्लॉक होते हैं वर्षा ऋतु में, उसमें लगभग 250 मशीनें हमने, जो हमारे अर्थ एक्सकेवेटर हैं, जेसीबी हैं, पोकलैंड है, रोबोट है, उसका हमने अपना इंतजाम कर रखा है और ये संख्या 250 है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड आता है तो उसमें हमको और भी मशीनें हायर करनी पड़ती हैं, तो हम स्थानीय उससे व्यवस्था कर लेते हैं और ये हमारी व्यवस्था है। हम पूरी उम्मीद करते हैं, जैसे गत वर्षों में भी हम करते आए हैं, कि जब भी हमारी यात्रा चलती है तो जो रेस्पॉन्स टाइम है हमारा, वो लास्ट ईयर हमने देखा गया, जो लास्ट ईयर का रेस्पॉन्स था उसमें भी इम्प्रूव करेंगे। नई खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा बने हुए हैं। अभय, मानसून सीजन को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग की तैयारियां तेजी पर है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मानसून विभाग उत्तराखंड के लिए हमेशा ही दुखदाई यहाँ पर मानसून सीजन जब भी आता है उत्तराखंड के लिए जो मुसीबतें होती है वो चौतरफा बढ़ती हुई नजर आती है। इसलिए समय रहते हुए अब सभी जो विभाग है, जो खासतौर पर आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो विभाग हैं, जो आपदा के समय आम जनता से जुड़े हुए रहते हैं या जिनसे आम जनता को काफी उम्मीदें रहती है, वो विभाग अपनी जो स्थितियां हैं, जो आपदा की जो तैयारियां, उन तैयारियों को पूरा करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि समय रहते हुए वो सभी चीजें यहाँ पर तैनात की जा सके, जिससे आपदा के समय उनकी जो परेशानियां परेशानियां आती है उनको कम किया जा सके। ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की जो लाइफ लाइन है, उत्तराखंड की सड़कें होती है, ऐसे में उन सड़कों को दुरुस्त रखने का काम पीडब्ल्यूडी विभाग के कंधों पर यहाँ पर होता है। मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी विभाग को होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सड़कें जो ध्वस्त होती हैं, सबसे ज्यादा सड़कें जो बाधित होती है पीडब्ल्यूडी विभाग की होती है। इसलिए अभी से ही विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है, चाहे वो जेसीबी मशीन हो, पोकलैंड मशीन हो या फिर कर्मचारियों की तैनाती हो। साथ ही ये ऐसे स्थानों का चयन भी विभाग की तरफ से किया जा रहा है जो ब्लैक स्पॉट या भूस्खलन की चपेट में जहां पर आते हो या जहां पर अतिक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है, उन जगहों को अभी से ही चिन्हित करने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है, ताकि मानसून सीजन के दौरान वहां पर टीमों को तैनात किया जा सके। उसके लिए अधिकारियों की और कर्मचारियों की जो तैनाती है वो भी की जा रही है, साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, ताकि आपदा के समय जो बचाव के जो काम होते हैं या रास्तों को खोलने का जो प्रक्रिया होती है उसको त्वरित गति से वहां पर किया जा सके। जी
जी बिल्कुल। अभय, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये भी कहा गया है कि अगर लैंडस्लाइड की स्थिति बनती है तो हमने रास्ते को साफ करवाने के लिए 250 जेसीबी पोकलैंड मशीनों को लगाया गया है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की संभावना है बरसात के सीजन में वहां पर रहती है। ऐसे में सड़कों को ज्यादा नुकसान ना हो या जो सड़कें बंद हो जाती है उनको त्वरित गति से खोला जा सके ताकि आवागमन जो बाधित हो रहा है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। उसके लिए अभी से ही विभाग की तरफ से जेसीबी मशीन और जो पोकलैंड मशीनें हैं उनको तैनात करने का काम वहां पर किया जा रहा है। उसके लिए बाकायदा जो टेंडर प्रक्रियाएं होती है या मशीनों को जिस विभागों माध्यम से यहाँ पर हायर करने का काम होता है उनको अभी से ही करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है ताकि विभाग आपदा से पहले अपनी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ले। और अगर कहीं कोई सड़क मार्ग बाधित होता है या मलबे के कारण आवागमन प्रभावित होता है तो वहां पर इन मशीनों को डिप्लोट करने का काम किया जा सके, त्वरित गति से उन मार्गों को खोला जा सके। उत्तराखंड में कह सकता है कि मानसून सीजन के दौरान सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो जिला मार्गों को होता है। जिला मार्गों के बाद जो गांव की जो सड़कें होती है जो जिला मुख्यालय से जिनको जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करती है उन सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान वहां पर होता है। ऐसे में अभी से ही ऐसे सड़कों का चयन या फिर ऐसे मार्गों का चयन करने का काम विभाग की तरफ से किया जा रहा है जहां पर इन मशीनों को तैनात किया जा सके और साथ में कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जा सके ताकि आपदा के समय उन मार्गों को आवागमन के लिए सुचारू रूप से बनाने के लिए वहां पर सही समय होते काम किया जा सके। जी बिल्कुल। अभय खर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों के संबंध में बैठक ली है। आपको बता दें मुख्य सचिव ने वित्त आयोग के उत्तराखंड दौरे के पूर्ण कार्यक्रम बैठकों और अन्य तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि वित्त आयोग के आगमन से लेकर प्रस्थान तक की समुचित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार संपर्क अधिकारियों और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं आनंद वर्धन ने सचिवालय में सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे चेक डैम की भी समीक्षा की। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रदेश भर में विश्व पर्यावरण दिवस से बृहद पौधारोपण और मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत होगी। आपको बता दें इस अभियान में प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों सहित पूरे प्रदेश में 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोंगदंडे ने सचिवालय में इस अभियान की तैयारियों के संबंध में इस अभियान से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो बता दें आपको बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि मतदाता जागरूकता और पौधारोपण अभियान आगामी 5 जून से जुलाई माह के अंत तक चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया है कि पूरे प्रदेश में 11,700 से अधिक पोलिंग बूथ हैं। इस अभियान में प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 10 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगली खबर की रुख करेंगे जहां हरिद्वार जिले में ड्रग विभाग की तरफ से आज मेडिकल होलसेलरों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दौरान मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक मेडिकल स्वामी द्वारा संबंधित कागज न दिखाने पर टीम ने मौके पर ही मेडिकल बंद कराया। तो वहीं इसी बीच रुड़की CIU टीम की सूचना पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला पार्ली गुज्जर स्थित भारत मेडिकल पर ड्रग विभाग की टीम पहुंची, जहां पर टीम को नारकोटिक्स इंजेक्शन नारकोटिक्स दवाइयां बरामद हुई। तो वही आपको बता दें जिसमें मौके पर एक युवक को हिरासत में भी लिया गया है, जिससे पूछताछ भी की जा रही है। तो वही आपको बता दें मेडिकल स्वामी मौका पाकर फरार हो गया। आपको बता दें वही आगे की कार्रवाई टीम ANTF ड्रग विभाग की पुलिस द्वारा की जा रही है। एक्चुअली ड्रग विभाग के उच्च अधिकारी और SSP हरिद्वार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमें अभी हमारी ANTF की टीम और हमारी ड्रग विभाग की टीम हमारे साथ है और हम लोग जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, चाहे वो होलसेल हैं चाहे वो रिटेल हैं, उनकी भौतिक सत्यापन के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें की शिकायतें मिल रही हैं कि हाँ ये दुकानें चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कई 1-2 मामले सामने आए हैं। जो लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और वहाँ जाकर के नारकोटिक दवाइयाँ बेचते हैं। और विभाग द्वारा ये
कहा गया है कि जो भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, दुकानें चेंज करेंगे, विभाग को नहीं सूचित करेंगे, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। इसी पर आज हमें कुछ शिकायतें भी मिली हुई थी, तो आज हम इस मेडिकल स्टोर पे आए हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे, देखा तो ड्रॉर में जो है ये लड़का है यहाँ पर हुसैन करके, इसने अपना नाम बताया है, और ड्रॉर में इसके द्वारा जो है नार्कोटिक दवाइयाँ रखी गई। इसका कहना है कि जो उसका मालिक है आमिर, उसके द्वारा जो है यहाँ पर ला के रखी जाती हैं, और वो कभी कभी यहाँ पे आता, और ये लड़का इसके यहाँ पे काम कर रहा है। फिलहाल हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और इससे पूछताछ की जा रही है। हाँ, 137 उसके ब्यूप्रोनॉर्फिन के इंजेक्शन बरामद हुए, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। और उसके अतिरिक्त इसने कुछ जो है शीशियाँ जो है ऐसी रखी है, इम्पिडी है, उनमें जो है कुछ लेबल नहीं लगा हुआ, उनके भर में भर रखा है, पर उसमें डाउट है कि उसमें कुछ ऐसा कोई नार्कोटिक पदार्थ ना हो, उसको जांच के द्वारा ही पता चल पाएगा। हाँ, जो नार्कोटिक दवाएं हैं वो 137 इंजेक्शन और उसके अलावा कुछ टैबलेट प्राप्त हुई। इसके अलावा हमने मंगलौर में विजिट करा। मंगलौर में भी हमने एक मेडिकल स्टोर, श्यामपुर में हम सबसे पहले श्यामपुर गए थे। श्यामपुर में हमने वहाँ पे भी एक क्लिनिक बंद कराया, और मंगलौर में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया, क्योंकि उसने स्थान परिवर्तन किया और विभाग को अभी उसकी जानकारी नहीं। तो वही खबर केदारनाथ से है, जहां एम्स हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें, दरअसल हेलीकॉप्टर मरीज को लेने गया था, तभी यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो वही हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। आपको बता दें, डिसबैलेंस होने की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 3 लोग सवार थे, जिसमें से 2 एम्स के डॉक्टर शामिल थे। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश भर में मौसम लगातार बदल रहा है। आपको बता दें, कहीं तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो कहीं गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। ऐसे में मौसम विज्ञान ने केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम से तापमान में हल्की गिरावट आई है। प्रदेश में हल्की बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। आपको बता दें, लेकिन 19 मई तक बाद फिर से प्रदेश भर में बारिश के आसार बन रहे हैं। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश के दौरान नदी नालों और गदेदरों से दूर रहने की सलाह दी है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।